पृथ्वी पर इंसान और राक्षसों के बीच दशकों तक युद्ध चलता रहा। अनगिनत लड़ाइयों के बाद केवल कुछ ही जीव बचे। इस युद्ध में हनु पृथ्वी की अंतिम रक्षा सेना का सर्वोच्च सेनापति था। उसके लिए हर दिन नर्क जैसा था। भयानक राक्षसों की भीड़ से लड़ना, और वो लगभग अकेले ही उन्हें परास्त करता रहा। अंतिम युद्ध के बाद जब उनका मुख्य लक्ष्य सामने था, तभी खंडहरों के ऊपर अचानक एक जादुई द्वार खुला। तेज रोशनी ने हनु को खींचकर कहीं और पहुंचा दिया। चमकती हुई जंजीरों से बंधा हुआ उसने अजीब आवाजें सुनी। अज्ञात पंथियों ने उसे देखकर कहा कि यही वो नायक है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। एक डरावना बूढ़ा आदमी उसे उनके साम्राज्य में स्वागत करता है। सम्राट बिना झिझक कहता है कि उन्हें उससे दानव राजा को हराकर उनकी दुनिया बचानी है। हनु क्रोधित होकर पूछता है कि ये सब क्या है, लेकिन सम्राट ने बिना देर किए उसके शरीर में शांति की शपथ सक्रिय कर दी और उसे आश्वस्त किया कि यह हानिरहित है। फिर उसने एक जर्जर तलवार उसके पैरों में फेंकी और आदेश दिया कि वो दानव राजा को टुकड़े टुकड़े कर दे। थकाहारा सैनिक लगभग रोते हुए फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। 10 साल तक उसने साम्राज्य के लिए लगातार युद्ध किए, अपनी जवानी खो दी, लेकिन दुश्मनों को हराने का संकल्प निभाया। जब सारे मिशन पूरे हो गए तब भी बूढ़ा उसे जाने नहीं देना चाहता था और वो बंधा हुआ कुत्ते की तरह सब सहता रहा। एक दिन जब उसे लगा कि अब वो घर लौट पाएगा, तभी एक अजनबी ने उसकी गर्दन पर चमकती जंजीरें कस दी। खून से लथपथ हनु ने कसम खाई कि वो इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा और साम्राज्य के हर गद्दार को मिटा देगा। उसी रात उसकी एक जिंदगी खत्म हुई और दूसरी शुरू हुई। जब उसने आंखें खोली तो अपने नए परिवार के चेहरे देखे। उसे याद आया कि उसके पिता कोई और नहीं बल्कि ड्यूक सैक्सन है, महाद्वीप के सबसे महान नेक्रोमैंसर और काले जादूगर। उसका नया घर बना साम्राज्य की राजधानी ब्लैक टॉवर। उसके शरीर में मौजूद पुनर्जन्म पत्थर सक्रिय हो चुका था। वो एकमात्र निषिद्ध वस्तु थी जो उसकी पुरानी बेड़ियों को तोड़ सकती थी। हनु को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली कुलीन परिवार के बेटे के रूप में जन्मा है। मन ही मन उसने वचन लिया कि जब वो नेक्रोमैंसी में पारंगत होगा तो साम्राज्य के हर गद्दार को मिटा देगा। सैक्सन ने देखा कि बच्चा रो नहीं रहा है और नर्स को बुलाया। नर्स ने जांच कर कहा कि उसकी सांसें सामान्य है, चिंता की कोई बात नहीं। सैक्सन ने कहा कि बिना आंसू वाला बच्चा अशुभ माना जाता है। नर्स ने हंसते हुए सुझाव दिया कि अगर चाहें तो बच्चे को रुलाने के लिए उसकी पीठ पर हल्की थपकी दी जा सकती है। बच्चा अंदर ही अंदर गुस्से में गालियां सोचने लगा, लेकिन जब मां ने उसे गोद में लेकर प्यार से थपथपाया तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी त्वचा पर मां का स्पर्श एक गहरी भावनात्मक अनुभूति बन गया। वो कोमल हाथ अचानक हानसंग को उसके अतीत की याद दिलाता है। यादें उसके पूर्व जीवन की है, जब वो युद्धों में लहूलुहान होकर लड़ता था। उसे याद आता है कि कैसे वो अपने घावों पर पट्टी करता था और सोचता है कि आखिरी बार उसने ऐसी गर्माहट कब महसूस की थी। घायल बैठा हुआ जब लोग पास में बातें कर रहे थे, वो सोच रहा था कि आखिरी बार उसे दया कब मिली थी। नई मां का कांपता हुआ कोमल हाथ उस प्रेम को दर्शाता है जिसे उसने वर्षों से नहीं जाना था। हानस, जिसने समझदार होने के बाद कभी आंसू नहीं बहाए थे, अब अपने शिशु शरीर में भावनाओं से भरकर जोर जोर से रोने लगता है। साल बीतते हैं। उसके माता पिता बिस्तर पर लेटे हुए बात करते हैं कि डेल के जन्म को 8 साल हो चुके हैं। वे चर्चा करते हैं कि डेल 4 साल की उम्र से ही लगातार पढ़ता आ रहा है और मानते हैं कि वो अपने पिता पर गया है। पिता कहते हैं कि उनका बेटा खास तौर पर जादू में दिलचस्पी लेता है। मां उसे याद दिलाती है कि उसने डेल की जादुई शिक्षा को लेकर वादा किया था। अध्ययन कक्ष में डेल पढ़ रहा होता है, जबकि एलन स्पष्ट करता है कि उसका वादा लड़के को नेक्रोमैंसी सिखाने का नहीं था। मां राहत महसूस करती है कि उसे ये वचन याद है। एलन उसे आश्वस्त करता है और मजाक में कहता है कि डेल के लिए तैयार किया गया जन्मदिन का तोहफा उस वादे का सम्मान करेगा। रात देर से दरवाजे पर दस्तक होती है। एलन सोचता है कि इतनी रात को कौन आया है। तभी एक घबराया हुआ नौकर हाफते हुए अंदर आता है और बताता है कि युवा मास्टर डेल के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। दोनों माता पिता चौंक जाते हैं और तुरंत डेल के कमरे की ओर दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि उनका बेटा नीले मना की लहरों के बीच बेहोश पड़ा है। माता पिता घबराकर उसका नाम पुकारते हैं। मां उसे पकड़कर पूछती है कि क्या वो घायल है और क्या हुआ। डेल कहता है कि वो ठीक है। एलन हवा में बचे हुए मना को महसूस करता है और स्थिति का विश्लेषण करता है। उसे हैरानी होती है कि उसका 8 साल का बेटा पहले ही मना रिलीज करने में सक्षम है। एलन सख्ती से पूछता है कि क्या उसने अभी मना छोड़ा था। डेल अंदर ही अंदर घबरा जाता है कि उसकी जल्दी जागृति शक पैदा करेगी। वो जल्दी जवाब सोचने लगता है। तभी एलन हल्की मुस्कान करता है और गुस्से की जगह गर्व से बेटे का सिर थपथपाता है। एलन अफसोस जताता है कि वो डेल को नेक्रोमैंसी नहीं सिखा सकता। डेल चिंतित हो जाता है कि वो बदला लेने के लिए शक्ति कैसे पाएगा। एलेना उसे प्यार से कमरे में वापस भेज देती है और कहती है कि नौकर सफाई कर देंगे। डेल खुशी से मान जाता है। जाते समय एलन एलेना को बुलाता है और कहता है कि उसने बेटे के लिए एक उपयुक्त जन्मदिन का तोहफा सोच लिया है। कुछ समय बाद डेल के जन्मदिन की दावत होती है। कुलीन लोग इकट्ठा होते हैं और समारोह की भव्यता की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि युवा मास्टर कब आएगा और ये आयोजन कितना शानदार है। ऊपर हॉल में डेल अकेला बैठा होता है। उसे लगता है कि शोर बहुत है।
वो सोचता है कि इतने लोग उसके जन्मदिन के लिए आए हैं और उसे थकान महसूस होती है। अपने पिछले जीवन की तुलना करते हुए जब उसे ठंडेपन से देखा जाता था, वो अब एक लाड़ प्यार वाले कुलीन पुत्र के रूप में अजीब महसूस करता है। उसके विचार उस दिन की ओर जाते हैं जब उसने अनियंत्रित मना से अपनी मेज तोड़ दी थी। उसे याद आता है कि अपने पुराने वीर जीवन की यादें ही मना को उभार देती हैं। वो सोचता है कि इस शरीर की प्रतिभा को नेक्रोमेंसी में इस्तेमाल न करना बेकार होगा। वो सोचता है कि पिता को कैसे मनाए। उसने सुना था कि जन्मदिन का तोहफा तैयार किया जा रहा है और वो नेक्रोमेंसी की शिक्षा मांगने का विचार करता है, लेकिन सीधे मांगना कठिन लगता है। तभी उसके माता पिता अंदर आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे इंतजार कराया। मां औपचारिक पोशाक में आती है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। वो एक हुड पहने मेहमान को परिचय कराती है। डेल पूछता है कि उसके पीछे कौन है। मां उस व्यक्ति को आगे आने के लिए कहती है। हुडधारी अपना चेहरा खोलती है। कथावाचक बताता है कि वो सफिया है, एक एल्फ, ब्लू मैजिक टावर की वरिष्ठ और जल जादू की मास्टर, जिसे एनलाइटन डेमन कहा जाता है। मां घोषणा करती है कि सफिया उसकी शिक्षिका होगी। सफिया मुस्कुराकर कहती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए एलेना डेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है, जबकि वो हैरान होता है कि ब्लू मैजिक टावर का एक एल्डर उसका मास्टर होगा। उसे एहसास होता है कि इसका मतलब है कि वो मुख्य रूप से डिफेंसिव और डिसर्प्टिव वाटर मैजिक पढ़ेगा। डेल नोट करता है कि उसकी मां सच में चाहती है कि वो डार्क मैजिक से दूर रहे। सिया फिर उससे प्राइवेटली बात करने को कहती है और वो सम्मानपूर्वक मान जाता है। बाहर बर्फीले नजारे में सिफी बताती है कि उसे निर्देश दिया गया है कि वो केवल वाटर मैजिक ही सिखाए। उसकी निराशा देखकर वो कहती है कि लगता है वो कुछ और सीखना चाहता है। जब वो पूछता है कि उसे कैसे पता, तो वो कहती है कि जाहिर है उसे अपने पिता की डार्क नेक्रोमेंसी में दिलचस्पी होगी। सिफी समझाती है कि ड्यूक की शादी एलेना से हुई थी, जो पूरे साम्राज्य में जानी जाती थी, और इस वचन के कारण वो अपने बच्चे को डार्क आर्ट्स नहीं सिखा सकता। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब ड्यूक ने एलेना को प्रपोज किया था तो वो उससे डर गई थी। उसे भरोसा दिलाने के लिए ड्यूक ने वादा किया था कि वो अपने बच्चे को कभी डार्क मैजिक नहीं सिखाएगा। ये वादा उनके सफेद वस्त्रों में हुई शादी में गवाहों द्वारा याद किया गया। उनकी शादी का दिन दिखाया जाता है जहां ड्यूक और एलेना शुद्ध सफेद में होते हैं, जो उसके ब्लैक क्लैड डार्कनेस को त्यागने का प्रतीक है। सिफिया कहती है कि इस वचन के कारण डेल के लिए तुरंत डार्क मैजिक सीखना मुश्किल होगा, लेकिन वो समय के साथ एलेना को मनाने का इरादा रखती है। वो पूछती है कि क्या डेल तब तक उसकी गाइडेंस मानेगा। डेल झिझकते हुए पूछता है कि क्या एक एल्फ होने के नाते उसे ब्लैक मैजिक और नेक्रोमेंसी नापसंद है, क्योंकि एल्फ प्रकृति और जीवन को महत्व देते हैं। सैफिया इस सवाल पर हंस पड़ती है और बुरा नहीं मानती। वो पलटकर पूछती है कि क्या वे प्रीस्ट जो मरते हुए को पुनर्जीवित करते हैं, वे भी प्रकृति का विरोध नहीं करते। उसके लिए रेजरेक्शन और नेक्रोमेंसी एक जैसे लगते हैं। उसकी खुले दिमाग वाली सोच से प्रभावित होकर डेल सोचता है कि वो अन्य कठोर एल्फो जैसी नहीं है और शायद एक अच्छी मास्टर साबित हो सकती है। वो तुरंत लेसन शुरू करने का फैसला करती है और बताती है कि उसका पहला लक्ष्य अपना अधूरा मना सर्कल पूरा करना है। उसे पता चलता है कि पहला सर्कल पूरा करना परफेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर स्पेल्स जिन्हें उसने पढ़ा है कम से कम उस स्तर की जरूरत होती है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए वो अपना हाथ दिल पर रखता है और ध्यान केंद्रित करता है, खुद को दुनिया की घनी मना में डुबोता है। नरेशन बताता है कि ये मना समृद्ध दुनिया पृथ्वी से अलग है। यहाँ ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। केवल प्राचीन प्राणी जैसे ड्रैगन ही सीधे रॉ मना संभाल सकते हैं। दूसरों को पहले इसे प्रोसेस करना पड़ता है। इसलिए मैजेस को मना हार्ट सर्कल नामक फिल्टर की जरूरत होती है। शिक्षा जारी रहती है। उसे दिल के पास बिखरे मना फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करना होगा, उन्हें एक सर्कल में जोड़ना होगा और उसे स्थिरता से घुमाना होगा। डेल विजुलाइज करता है कि कैसे सर्कल उसके दिल में मना फ्लो पाथ को उकेरता है। सब कुछ ठीक वैसे ही काम करता है जैसा सिया ने बताया था। सिफिया उसे सलाह देती है कि मना को धीरे धीरे घुमाए, प्रक्रिया को जल्दीबाजी में न करे। वो नोट करती है कि पहला सर्कल बनाना आमतौर पर 1 महीने लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म करे, डेल बोल पड़ता है। वो शांतिपूर्वक कहता है कि उसने पहले ही कर लिया है और घूमते हुए मना को सबूत के रूप में दिखाता है। सिया अविश्वास में देखती है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरा सर्कल बना लिया है और सोचती है कि क्या इसका मतलब कुछ असाधारण है। डेल को आसानी से बड़ी मात्रा में मना को नियंत्रित करते देख वो सोचती है कि क्या वो नेचुरल बॉर्न प्रोडिजी है। सिफिया पूछती है कि क्या वो अब उस सर्कल से मना रिलीज कर सकता है। डेल कोशिश करने के लिए सहमत होता है और नीला मना बाहर चैनल करना शुरू करता है। नरेशन बताता है कि मना रिलीज करना शुरुआती लोगों के लिए कठिन होता है, फिर भी वो इसे आसानी से करता है। डेल सोचता है कि अपनी पिछली जिंदगी में सीमित बैटल स्पेल्स ड्यूक सेक्सन को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस बार वो चीजें अलग करना चाहता है। टॉवर मास्टर की प्रतिभा विरासत में पाकर उसे विश्वास है कि ये शरीर स्वाभाविक रूप से मना को अवशोषित कर सकता है और शायद कई प्रकार के मैजिक में महारत हासिल कर सकता है।
वह मना को खींचने पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे अपनी उंगलियों तक ले जाता है और उसे एक स्पेल में आकार देता है। वो ऊर्जा को एक तेज प्रोजेक्टाइल में ढालता है जो साम्राज्य के खिलाफ घातक हथियार बनने वाला है। मना एक चमकदार आइस बोल्ट में क्रिस्टलाइज हो जाता है। सिफिया नोट करती है कि मना आमतौर पर शरीर से बाहर निकलने पर ढह जाता है, फिर भी उसने इसे एक ठोस आइस बोल्ट में स्थिर कर दिया है। हालांकि उसे खुद चिंता है कि इसकी शक्ति कम हो सकती है। डेल स्पेल को पास के पेड़ की ओर फायर करता है, जबकि सिफिया देखती है बोल्ट तने में जबरदस्त ताकत से टकराता है। प्रभावित हिस्सा विस्फोट करता है, पेड़ बर्फ और लकड़ी के टुकड़ों में बिखर जाता है। कॉपिया स्तब्ध रह जाती है जब वो पेड़ को नष्ट होते और मलबा उड़ते देखती है। वो आकलन करती है कि बोल्ट ने सीधे आर पार छेद किया है, अद्भुत धार और ठोसता के साथ, जो किसी भी 8 साल के बच्चे से कहीं अधिक है। डेल मासूमियत से मुस्कुराता है। नैरेशन उसकी आंतरिक सोच को दोहराता है कि ये बच्चा वास्तव में कौन है। ब्लास्टेड स्टंप के पास घुटनों के बल बैठी सिफिया जमी हुई क्षति को आश्चर्य से देखती है। वो अपने अनुमान बदलती है, समझती है कि हमला सिर्फ मना को मूव करने से कहीं अधिक था। इसने सही तरीके से आइस एलिमेंट का इस्तेमाल किया और आसपास की ठंड को विशेषज्ञता से अवशोषित किया। डेल उसकी चुप्पी से चिंतित होकर पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। सैफिया हल्की मुस्कान के साथ पीछे मुड़ती है, अपनी असली सोच अनकही छोड़ देती है। वो सोचती है कि उसके स्पेल्स का जटिल मैजिक फॉर्मूला इतना आगे है कि कोई मासूम बच्चा इसे अनजाने में नहीं बना सकता। वो फॉर्मूला के तत्वों रोटेशन, एक्सेलरेशन और कंजेशन को तोड़कर समझती है जो आइस बोल्ट में निहित है। ये पहचानते हुए कि ये मिलिट्री मैजिक के गोल्डन रेशियो सिद्धांत है, उसे ये अविश्वसनीय लगता है कि उसने इतना घातक मंत्र बिना किसी सचेत डिजाइन के चला दिया। इस बीच डेल घबराहट में हाथ पांव हिलाता है, अब भी अनिश्चित कि वो उसके प्रदर्शन का क्या निर्णय करेगी। सिफिया उसे जाहिर तौर पर आश्वस्त करती है कि ये कुछ नहीं है, पर भीतर ही भीतर लॉर्ड नोयर के प्रति सहानुभूति रखती है कि उन्होंने ऐसी प्रतिभा को दबाने का अफसोस किया। बाद में एलन के साथ चाय पर वो उसे चौंकाती है ये कहकर कि वो डेल को आगे नहीं बढ़ा सकती। एलन विरोध करता है कि अगर डेल ने मिनटों में पहला सर्कल हासिल कर लिया तो उसे सिखाने के लिए उत्साहित होना चाहिए, और वो समझाना शुरू करती है कि क्या हुआ। वो बताती है कि जिस क्षण डेल ने अपना पहला सर्कल बनाया, उसने तुरंत एक निर्दोष किलिंग स्पेल चला दिया, जिससे एलन चौंक गया। सिफी विस्तार से बताती है कि उस मंत्र ने मिलिट्री मैजिक फॉर्मूला को एक परफेक्ट गोल्डन रेशियो में इस्तेमाल किया। अविश्वसनीय है कि केवल 8 साल की उम्र में वो निष्कर्ष निकालती है कि ड्यूक नोयर का बेटा जन्मजात हत्या करने की प्रतिभा रखता है। एलन दोहराता है कि एक अहिंसक ब्लू टॉवर एल्डर के रूप में अब उसे लगता है कि वो डेल को सिखाने में असमर्थ है। वो स्पष्ट करती है कि ये बिल्कुल भी कारण नहीं है। इसके विपरीत उसे सही रास्ते पर व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करने की और भी प्रबल इच्छा महसूस होती है। एलन कहता है कि अगर वो उसे मार्गदर्शन करना चाहती है तो उसके शिक्षक बने रहने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। वो फिर बताती है कि डेल पहले से ही अपने पिता द्वारा बनाई गई खतरनाक नॉर मैजिक सीखने की इच्छा दिखा रहा है। एलन और एलेना की प्रेम कहानी और वचन का सम्मान करते हुए भी सैफिया इशारा करती है कि ऐसे वादे डेल के भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। वो दृढ़ता से कहती है कि माता पिता बच्चे के लिए सब कुछ तय नहीं कर सकते, खासकर जब उसमें असाधारण प्रतिभा हो। कमरे के बाहर डेल दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सुन नहीं पाता। वो निराश होकर हॉल में बैठ जाता है और मान लेता है कि बातचीत उसी के बारे में हो रही है। वो सोचता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका पहला जादू इतना शक्तिशाली होगा, और याद करता है कि सैफिया कितनी हैरान हुई थी। वो तय करता है कि अब उसे अपनी शक्ति को सावधानी से नियंत्रित करना होगा। वो खुद से आह भरता है, तभी एक आवाज उसे पुकारती है, यंग लॉर्ड डेल। चौंक कर डेल मुस्कुराता है जब वो नए आगंतुक को पहचानता है। कवच पहने नाइट हेलमेट उसे गर्मजोशी से अभिवादन करता है और डेल उत्साहित होकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डेल पलटकर पूछता है कि हेलमेट इतने समय कहाँ था। हेलमेट हंसते हुए कहता है कि वो ड्यूकल परिवार की रक्षा कर रहा था। डेल दौड़कर उसे गले लगाता है और उत्साह से कहता है कि हेलमेट जरूर डरावने राक्षसों को हराने गया होगा। हेलमेट की बाह पर बैठे डेल सहजता से कहता है कि वो जरूर डंजन्स में व्यस्त रहा होगा। डेल की आंखें संकुचित होती है जब वो इन शब्दों के अर्थ पर विचार करता है। फिर कथा दुनिया के संदर्भ में बदलती है, समझाती है कि डंजन आउटब्रेक और मॉन्स्टर फ्लड हर क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे हैं। ये बताती है कि डेमन किंग के युग से ही राक्षसों के हमले ने नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे नाइट्स का ध्यान डेमन किंग की पुरानी भूमि में डंजन साफ करने पर केंद्रित हुआ। वे डंजन ब्रेक से बाहर निकलने वाले राक्षसों को भी खत्म करते हैं। सैक्सन की डची अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक पीड़ित होती है। डेल बताता है कि सैक्सन पर यह बोझ इसलिए है क्योंकि वो खुद पूर्व अन्य लौकिक हीरो था जिसने डेमन किंग को हराया था, और साम्राज्य ने ड्यूक को उस क्षेत्र को वश में करने का आदेश दिया था। नाराज होकर डेल इसे राजनीतिक निर्णय का बचा हुआ कचरा कहता है। वो हेलमेट को सावधान रहने की चेतावनी देता है और हेलमेट मजाक में कहता है कि लड़का उसकी चिंता कर रहा है जबकि वो स्वस्थ दिख रहा है। तभी एलन आता है
और डेल अपने पिता को सम्मानपूर्वक अभिवादन करता है। हेलमेट औपचारिक रूप से ड्यूक सैक्सन को अभिवादन करता है, जो हाल की डंजन रेड में उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता है। एलेना नौकरानियों के साथ आती है और सबको एक साथ देखकर हैरान होती है, जबकि डेल सोचता है कि उसकी माँ यहाँ क्यों आई है। वो डेल को प्यार से पुकारती है। खुश होकर वो उसे गले लगाती है और कहती है कि उसने सुना है कि डेल ने पहला सर्कल हासिल कर लिया है और वो उस पर गर्व करती है। एलन भी डेल को बधाई देता है और कहता है कि वो कोई भी इच्छा मांग सकता है। डेल झिझकता है, सोचता है कि नेक्रोमेंसी सीखने की इच्छा मांगना बहुत चालाकी लगेगा और इसके बजाय सोचता है कि एक सामान्य बच्चा क्या मांगेगा। वो अचानक कह देता है कि उसे एक छोटी बहन चाहिए। उसके माता पिता चौंक जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया की कल्पना करते हुए डेल और हेलमेट दोनों मन ही मन अपना सर्वश्रेष्ठ करने का संकल्प लेते हैं, जबकि हेलमेट हंसी रोकने की कोशिश करता है। बाहर रात में कोई कप्तान से कहता है कि हंसो मत, जबकि शहर और ऊंचा किला चांदनी में खड़ा होता है। बाद में डेल बिस्तर पर लेटता है, सोचकर शर्मिंदा होता है कि उसने कितनी बचकानी इच्छा मांगी। जादू का उपयोग करने से थका हुआ वो आंखें बंद करता है और नींद में डूबने लगता है। अचानक उसकी आंखें डर से खुल जाती है जब कुछ भयानक उसकी चेतना में घुसता है। उसके पिछले जीवन का एक दुष्ट आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, हासुम। वो आदमी ताना मारता है कि लोग आसानी से नरम हो जाते हैं, इशारा करता है कि हासुम बदल गया है। वो सिर पीछे खींचते हुए कहता है कि आरामदायक जीवन और प्यार करने वाले माता पिता ने उसकी बदले की इच्छा को कमजोर कर दिया है। वो चेतावनी देता है कि साम्राज्य उसे तब तक रिलेंटलेसली शिकार करेगा जब तक उसका हर निशान मिटा न दिया जाए। डेल अचानक हाफता है जब उसके सीने से मना हिंसक रूप से फटता है। दर्द से तड़पते हुए नीली मना उसके दिल में उग्र हो जाती है। उसे लगता है कि उसका दिल फट जाएगा। कमरे में फैली अराजक मना को देखते हुए डेल सोचता है कि क्या ये वही मना रैम्पेज है जिसके बारे में उसने सुना था। सीना पकड़ते हुए और मना से ऊपर उठते हुए डेल साम्राज्य को कोसता है कि वे उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। डेल ताजी हवा के लिए बर्फीली रात में बाहर भागता है, लेकिन महसूस करता है कि उसकी हालत और बिगड़ रही है। सीना पकड़ते हुए और पसीना बहाते हुए डेल घबराकर नोट करता है कि मना रैम्पेज शांत होने के बजाय और तेज हो रहा है। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए डेल के पीछे एक नीले बालों वाली एल्फ महिला प्रकट होती है और कहती है कि लगता है वो मुसीबत में है। डेल ने उसे अपनी शिक्षिका सेफिया के रूप में पहचाना। सेफिया ने उसे प्रतिभाशाली लेकिन खतरनाक कहा। जब वो उसके मना रैम्पेज का आकलन करती है तो अपनी चमकती हुई हथेली उसके सीने पर रखती है और डेल स्थिर खड़ा रहता है, उसे हस्तक्षेप करने देता है। सेफिया तय करती है कि अगर मैलिस पूरी तरह लड़के के जादू को कलुषित कर दे तो ये अपरिवर्तनीय होगा, इसलिए वो तुरंत कार्रवाई करती है। वो गहराई से ध्यान केंद्रित करती है और शक्तिशाली जादू छोड़कर डेल के भीतर बेकाबू मना को दबाती और शुद्ध करती है। डेल अपने हाथों में शांत मना को देखता है और राहत महसूस करता है कि रैम्पेज पूरी तरह रुक गया है। सेफिया उसका नाम पुकारती है और वो सांस संभालते हुए जवाब देता है। वो समझाती है कि जादू जादूगर के दिल को दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करता है, इसी कारण एक ही मंत्र अलग अलग जादूगरों में अलग होता है। सेफिया उसे बताती है कि उसकी जन्मजात जादुई प्रतिभा जीवन लेने में है, जिससे उसका उपहार अत्यंत खतरनाक बनता है। वो जोड़ती है कि इसी कारण वो खुद को भाग्यशाली मानती है कि उसे पढ़ाने वाली वही है और उसे एक ग्रिमोयर थमा देती है। डेल को किताब मिलती है और वो समझता है कि ये नेक्रोमेंसी की पुस्तक है। सेफिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि शायद यही किस्मत है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वो डेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है, जिससे डेल हैरान और भावुक हो जाता है। भावनाओं से अभिभूत होकर डेल अपनी टीचर को गले लगाता है और वो स्नेहपूर्वक कहती है कि कितना जरूरतमंद है। कुछ दिन बाद उत्तरी मैदानों में सेफिया डेल को अभ्यास के लिए बाहर ले जाती है, जहां वो बर्फ में खरगोश देखता है। सेफिया पुष्टि करती है कि लक्ष्य खरगोश है। वो डेल को अपने पिता के साथ शिकार की याद करने और उसी स्मृति का उपयोग करते हुए जादू करने को कहती है और डेल सहमत होता है। जैसे ही डेल मंत्र शुरू करता है, खरगोश कुछ महसूस करता है। डेल दृढ़ संकल्प के साथ नीली शक्ति को चैनल करता है और एक शक्तिशाली मंत्र चक्र बनाता है। वो खरगोश पर एक विशाल बर्फीला भाला छोड़ता है। पीछे से देख रही सेफिया देखती है कि बर्फ का प्रक्षेप्य टकराकर बाहर की ओर विस्फोट करता है, जबकि डेल और सेफिया उसके केंद्र में खड़े रहते हैं। सेफिया चुपचाप नोट करती है कि जीव को मारने के बावजूद डेल के हाथ पूरी तरह स्थिर है। उसे संबोधित करते हुए वो एक और व्याख्यान शुरू करती है और याद दिलाती है कि एक जैसे मंत्र भी अलग अलग रूप में प्रकट हो सकते हैं। वो पूछती है कि क्या डेल जानता है ऐसा क्यों होता है, और वो स्वीकार करता है कि नहीं जानता। सेफिया समझाती है कि जादू मन का दर्पण है, जो हृदय में जो है उसे मना के माध्यम से प्रकट करता है और इस तरह आंतरिक आत्मा को उजागर करता है। डेल चुपचाप सुनता है और जवाब देने में असमर्थ रहता है। वो आगे कहती है कि मंत्रों के नाम जैसे फायरवॉल केवल मानसिक सहायक होते हैं,
और सभी टावर जादू को एक ही वैचारिक तरीके से सिखाते हैं। वर्णन टावरों का अंतर बताता है कि लाल जादू टावर शक्ति के माध्यम से व्यवस्था का पीछा करता है। फिर यह बताता है कि नीला जादू टावर सामंजस्य के माध्यम से व्यवस्था का पीछा करता है और प्रत्येक टावर का दर्शन उसकी जादू प्रणाली को आकार देता है। सेफिया विस्तार से बताती है कि हर टावर का दर्शन उसकी जादू प्रणाली की नींव है और अतिरिक्त नोयर, व्हाइट और ग्रीन टावर का उल्लेख करती है। वो अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद डेल की ओर नरम मुस्कान से देखती है। डेल की उलझन देखकर वो तय करती है कि विषय अभी उसके लिए बहुत उन्नत है। वर्णन बुनियादी नेक्रोमेंसी का परिचय देता है, जो एक शव को ज़ॉम्बी की तरह उठाना है। यह स्पष्ट करता है कि नेक्रोमेंसी मृत शरीर को मना स्ट्रिंग्स का उपयोग करके नियंत्रित धागों की तरह जीवित करती है। डेल गहन ध्यान केंद्रित करता है और अपनी उंगलियों के बीच बैंगनी मना की दिखाई देने वाली डोरिया बुनता है। वर्णन बताता है कि शव पर किन मुख्य बिंदुओं पर डोरिया जोड़नी है, जैसे सिर, रीढ़ और घुटने। जैसे ही डेल मना थ्रेड्स बांधता है, खरगोश का शव भयानक रूप से पुनर्जीवित हो जाता है और सेफिया उसकी प्रशंसा करती है। सेफिया पूछती है कि क्या वो तुरंत अगले शव को नियंत्रित कर सकता है, और डेल आत्मविश्वास से कहता है हाँ। डेल ने एक जादुई मंत्र फ्रोजन आर्मर का प्रयोग किया, जिससे उसका मृत खरगोश बर्फ में ढक गया। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने ये रक्षात्मक जादू सक्रिय किया। एक विशाल बर्फीला कवच खरगोश पर जम गया। सेफिया ने उस बर्फ से ढके खरगोश को देखा और डेल की तकनीक की तारीफ की। उसने कहा कि वो खुद इसकी रक्षा शक्ति को परखना चाहती है। डेल घबराया हुआ था, लेकिन तैयार हो गया। सेफिया ने एक बर्फीला तीर छोड़ा, जिससे खरगोश दूर जा गिरा। कवच टूट गया, लेकिन शरीर सुरक्षित रहा और खरगोश बच गया। डेल खुशी से बोला कि उसका मंत्र उसकी गुरु की चोट को रोकने में सफल रहा। सेफिया ने उसकी मेहनत की सराहना की और डेल गर्व से मुस्कुराया। जब उसने देखा कि डेल कुछ और कहना चाहता है, तो उसने पूछा कि वह क्या चाहता है। डेल ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि वो उसे जल तत्व का जादू भी सिखाए। सेफिया हल्की मुस्कान के साथ सीधे मना कर देती है। वो समझाती है कि आज जो उसने दिखाया वो केवल सबसे बुनियादी जल जादू था। आगे बढ़ने के लिए गहरी समझ और उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि चाहिए। वो कहती है कि अधिकांश नवशिक्षार्थियों के लिए एक ही तत्व सीखना कठिन होता है। कथन में बताया गया कि डुअल मैज वो होता है जो दो तत्वों को एक साथ संभाल सके। सेफिया कहती है कि उसकी उम्र में दो तत्वों में महारत हासिल करना लगभग असंभव है और ये केवल महत्वाकांक्षा जैसा लगता है। डेल हैरान होकर पूछता है कि क्या उसका लक्ष्य केवल महत्वाकांक्षा है। वो सोचता है कि क्या उसकी शक्ति की चाह वास्तव में महत्वाकांक्षा ही है। वो खुद को याद दिलाता है कि उसने पहले ही बहुत कुछ दिखाया है और विरोध करता है कि उसने वादा किया था कि वह उसके साथ आगे बढ़ेगी। सेफिया असहज होकर उस दिन की शिक्षा समाप्त कर देती है और उसे विदा कर देती है। उस रात डेल किताबों का ढेर लगाकर अकेले पढ़ाई करता है। वो संकल्प लेता है कि इतना सक्षम बनेगा कि सेफिया को उसे सिखाना ही पड़ेगा। वो अंधेरे मना का अधिक प्रयोग करता है और थककर पुस्तकालय में गिर पड़ता है। बैंगनी ऊर्जा उसके चारों ओर फैल जाती है। बाद में कोई उसका नाम पुकारता है जब वो थकान से धुंधली आंखों से जागता है। अगले दिन सेफिया कहती है कि वो थका हुआ दिख रहा है और डेल मानता है कि उसने तैयारी में रात बिताई। बाहर चलते हुए वो उसे चेतावनी देती है कि खुद को अधिक मत थकाए। डेल उसे आश्वस्त करता है और तुरंत एक उन्नत नेक्रोमेंसी संरचना बनाना शुरू करता है। मृत खरगोश फिर से सामने आता है, इस बार बैंगनी ऊर्जा से घिरा हुआ। सेफिया देखती है कि उसने पहले ही इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अचानक कवच दरकने लगता है और डेल एक विशाल संयुक्त विस्फोट करता है, जिसमें बर्फ और अंधेरे ऊर्जा मिल जाती है। सेफिया पहचानती है कि ये आइस एक्सप्लोजन है, एक उच्च स्तरीय मंत्र। लेकिन ये अंत नहीं था। खरगोश अपनी छाती में अंधेरे ऊर्जा केंद्रित करता है और आगे बढ़कर एक और विस्फोट करता है। शव एक विशाल बर्फ और अंधेरे ऊर्जा विस्फोट में फट जाता है। सेफिया तुरंत एक उन्नत षटकोणीय ढाल बनाती है और हमले को रोकती है। जब तूफान थमता है तो वो ढाल के पीछे सुरक्षित खड़ी होती है और डेल को स्तब्ध होकर देखती है। डेल शांत स्वर में बताता है कि उसने कॉर्प्स एक्सप्लोजन और आइस एक्सप्लोजन को मिलाकर एक ही मंत्र बनाया है। वह दोनों हाथों में जल और अंधेरे ऊर्जा दिखाता है और पूछता है कि क्या अब वो डुअल मैज कहलाता है। जमीन पर बर्फ के टुकड़े और निशान उसकी शक्ति का प्रमाण देते हैं। सेफिया मन ही मन मानती है कि उसने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा। वो सोचती है कि ये जादू केवल हत्या के लिए बना है और किसी युद्ध के अनुभवी योद्धा जैसा लगता है। वो चिंतित होती है कि इस बच्चे की मानसिक छवि कैसी है। डेल की आंखों में ठंडी दृढ़ता झलकती है। बाद में वो खुशी से अपने लौटे हुए रिश्तेदार का स्वागत करता है। अंकल हेलमेट शूरवीरों के साथ आता है। हेलमेट बताता है कि इस बार उन्होंने एक छोटे राक्षस दल को हराया। वो गर्व से कहता है कि ब्लैक कैवलरी ने मेहनत की। कथन में बताया गया कि ब्लैक कैवलरी सैक्सन ड्यूकडम की सबसे शक्तिशाली घुड़सवार सेना है और उनके कप्तान सर हेलमेट है।
आगे बताया गया कि हेलमेट महाद्वीप के 7 तलवार गुरुओं में से एक है। डेल उत्साह से उसे उसकी तलवार तकनीक सिखाने का वादा याद दिलाता है। हेलमेट हंसते हुए कहता है कि उसने वादा नहीं भुलाया। डेल उत्साहित होकर कहता है कि वो बाद में उनसे मिलेगा। हेलमेट घोड़े पर सवार होकर कहता है कि ठंड में ज्यादा देर मत रुको। डेल उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है। हेलमेट के जाने के बाद सैफिया कहती है कि उन्हें लौटना चाहिए और डेल सहमत होता है। चाय पर बातचीत के दौरान किसी ने सैफिया से पूछा कि उसका मतलब क्या है, और वो शांत स्वर में जवाब देती है कि उसका पहले का कथन ही सही है। वो औपचारिक रूप से बताती है कि युवा मास्टर डेल पहले ही प्रथम चक्र, नेक्रोमेंसी और जल जादू में निपुण हो चुका है। डेल के पिता घबराकर कहते हैं कि उन्होंने तो केवल एक ही विषय सिखाने का अनुरोध किया था। सैफिया पुष्टि करती है कि अनुरोध केवल जल जादू के लिए था। वो समझाती है कि गुरु होने के नाते उसने वही सिखाया जो डेल सीखना चाहता था, और उसे केवल जल जादू से अधिक चाहिए था। वो जोड़ती है कि यदि डेल चाहे तो वो आगे भी व्यापक शिक्षा देने को तैयार है। डेल की मां विनम्रता से कहती है कि कम से कम जल जादू तो सिखाती रहें। सैफिया सहमत होती है और वादा करती है कि अब से वो डेल का ध्यान रखेगी। उसके माता पिता आभारी होकर स्वीकार करते हैं। जब वो मुड़ती है तो कमरे में उसके और माता पिता के बीच तनाव महसूस होता है। सैफिया औपचारिक रूप से लॉर्ड नोआ से उनके मूल समझौते को तोड़ने के लिए क्षमा मांगती है। एलेना, डेल की मां, उत्साहित होकर कहती है कि उनका बेटा असाधारण है और केवल 8 साल की उम्र में डुअल मैच बन गया। डेल के पिता स्वीकार करते हैं कि कभी कभी उनका बेटा उन्हें डराता है, लेकिन कहते हैं कि इतनी शक्ति उनके बच्चे के लिए उचित है। साहस जुटाकर वो स्वीकार करते हैं कि वो चाहते हैं कि डेल नेक्रोमेंसी सीखे ताकि एक लॉर्ड और शिष्य के लिए आवश्यक शक्ति पा सके। कथन में दिखाया जाता है कि डेल शतरंज की बिसात पर अंधेरे मना से मोहरों को चला रहा है, जो उसकी अपार क्षमता का संकेत है। डेल के पिता आगे कहते हैं कि एक अभिभावक होने के नाते वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी नेक्रोमेंसी विरासत को अपनाए। अपराध बोध से भरकर वो एलेना से क्षमा मांगते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को इस भयभीत मार्ग की ओर धकेला। एलेना कहती है कि नेक्रोमेंसी को मृत्यु का जादू माना जाता है और इसलिए समाज में इसकी छवि खराब है। वो कहती है कि इसी कारण उसे विरोध करना चाहिए, लेकिन वो झिझकती है। इसके बजाय वो आग्रह करती है कि डेल को इतना शक्तिशाली नेक्रोमेंसर बनाया जाए कि वो दूसरों के पूर्वाग्रह को नजरअंदाज कर सके। वो उसे गले लगाती है और धीरे से सहमति मांगती है। वो भी गले लगाकर शपथ लेता है कि वो अपने बेटे को सर्वश्रेष्ठ नेक्रोमेंसर बनाएगा। कथन बताता है कि डेल के लिए विशेष नेक्रोमेंसी प्रशिक्षण शुरू होता है और उसके पिता तुरंत उसकी वर्तमान समझ पर निराशा व्यक्त करते हैं। वो उसे डांटते हैं कि उसने शवों को उठाया, लेकिन वास्तव में ये नहीं समझा कि वह क्या नियंत्रित कर रहा है। डेल बचाव में कहता है कि उसने केवल वही सीखा जो उसके पहले गुरु ने दिखाया। दृश्य बदलकर हाउस नोयर की भूमिगत जादुई प्रयोगशाला में पहुंचता है, जहां कथावाचक बताता है कि उसे वहां लाया गया जब उसने अपनी बुनियादी नेक्रोमेंसी दिखाई। डेल के पिता उसे शुरुआती मंत्रों पर निर्भर रहने से मना करते हैं। वो आदेश देते हैं कि सभी जीवों की हड्डी और मांसपेशियों की संरचना याद करना शुरू करें। किताबों के ढेर के सामने खड़े होकर पिता पूछते हैं कि क्या डेल समझता है, और लड़का अनिच्छा से सहमत होता है। कथावाचक कहता है कि उसने हर पेशेवर शारीरिक ग्रंथ याद किया जो उसके पिता ने दिया, जो डॉक्टरों की पढ़ाई के बराबर था। ये कठिन सिद्धांत पूरा करने के बाद उसके पिता उसे व्यावहारिक नेक्रोमेंसी की अनुमति देते हैं। मुस्कुराते हुए पिता असली प्रशिक्षण की शुरुआत की घोषणा करते हैं और डेल उत्साह से जवाब देता है। अभ्यास के दौरान डेल कुछ नया और चिंताजनक देखता है। वो देखता है कि अगला विषय एक गोब्लिन शव है। पिता की सतर्क निगाहों के नीचे वो कहता है कि डेल असहज दिख रहा है। वो समझाते हैं कि एक अनाड़ी वारलॉक मुश्किल से तलवारबाज के शरीर को हिला सकता है, जबकि एक कुशल नेक्रोमेंसर साधारण सैनिक को भी भयावह डेथ नाइट बना सकता है। गोब्लिन को साधारण मृत सैनिक के रूप में प्रस्तुत करते हुए वो चुनौती देते हैं कि डेल दिखाए कि वो इसे कैसे चलाएगा। डेल अपना मना जुटाता है और गोब्लिन शव को नियंत्रित करना शुरू करता है। जटिलता से जूझते हुए वो पसीने में भीग जाता है और ध्यान केंद्रित करता है। डेल सोचता है कि साधारण खरगोश की तुलना में द्विपाद गोब्लिन को नियंत्रित करने के लिए कहीं अधिक मना धागों की आवश्यकता होती है, और उसे चिंता होती है कि उसने उन्हें बहुत कसकर बांध दिया है। कठोर गोब्लिन उसके नियंत्रण में झटके से हिलता है जब मना धागे उसके अंगों को खींचते हैं। डेल सोचता है कि ये एक अत्यधिक जटिल कठपुतली को चलाने जैसा है। डेल सोचता है कि शव को कठोर बनाने के लिए पोस्टमार्टम रिगिडिटी का इस्तेमाल करना गलती थी, क्योंकि अब उसके जॉइंट्स जकड़े हुए हैं और मूवमेंट मुश्किल हो रहा है। वो जादू करने की कोशिश करता है और घबराहट में सोचता है कि अब क्या करे। तभी उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि शव को जल्दी रिगर मोर्टिस में डालना चालाकी थी, लेकिन इससे मूवमेंट भी रुक जाता है। वे डेल को ध्यान से देखने को कहते हैं और शक्तिशाली डार्क मैजिक छोड़ते हैं। जादू की लहरें शव को घेर लेती है और वो बैंगनी शक्ति से भरकर हिंसक रूप से जीवित हो उठता है।
पिता उसकी पसलियों को बदलते हैं और बताते हैं कि सामान्यतः पसलियां अंगों की रक्षा करती है, लेकिन शव को अब इसकी जरूरत नहीं। पसलियां धारदार ब्लेड में बदल जाती है। पिता समझाते हैं कि ब्लैक मैजिक का सिद्धांत है किसी संरचना को समझकर उसे अपनी जरूरत के अनुसार ढालना। डेल स्तब्ध रह जाता है। पिता कहते हैं यही ब्लैक मैजिक की नींव है। डेल नए संकल्प के साथ उनसे नॉर मैजिक टॉवर की मानसिकता सिखाने की विनती करता है। पिता हल्की मुस्कान के साथ सच शब्द दोहराते हैं और कहते हैं कि सच हमेशा मृत्यु में मिलता है। वे समझाते हैं कि जीवन का भार समझना जरूरी है ताकि सच तक पहुंचा जा सके। डेल को याद आता है जलता हुआ युद्ध क्षेत्र, जहां एक नाइट दया की भीख मांग रहा था और उसे मारने वाला हीरो तलवार उठाता है। उसे अपने साथी की मौत और उसका नाम पुकारने की आवाज याद आती है। वर्तमान में लौटकर पिता पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसका चेहरा फीका पड़ गया है। डेल चुप रहता है और मन ही मन वही झूठ दोहराता है कि वो ठीक है। कथन बताता है कि जैसे जैसे डेल की डार्क मैजिक ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, साम्राज्य में खबर फैलती है कि ड्यूक सैक्सन ने अपने बेटे को निषिद्ध कला सिखाई है। ड्यूक का टूटा हुआ वचन साम्राज्य में हलचल मचा देता है और अब शक्तिशाली लोग डेल पर ध्यान देने लगते हैं। डेल लकड़ी की तलवार से जोरदार अभ्यास करता है। हफ्तों बाद वो ड्यूक के ट्रेनिंग ग्राउंड में एक नाइट से भिड़ता है। नाइट आसानी से उसकी तलवार तोड़ देता है, लेकिन डेल दृढ़ता से हमला करता रहता है। एक वार से नाइट की तलवार गिर जाती है। नाइट हंसते हुए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसकी तकनीक किसी साधारण इंसान को मार सकती थी। वो अफसोस जताता है कि डेल एक मैच है। डेल जवाब देता है कि ड्यूक का बेटा सिर्फ गार्ड्स या डिफेंसिव स्पेल्स पर निर्भर नहीं रह सकता। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि उसे सीधे कॉन्टिनेंट के साथ तलवार मास्टर्स में से एक से सीखने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। नाइट उसकी बात को शानदार कहता है और कहता है कि अगर उसका बेटा डेल जैसा होता तो उसे कोई अफसोस न होता। तभी डेल की मां आती है और बताती है कि उसके जन्मदिन का तोहफा याद है। डेल को याद आता है कि उसने मासूमियत में कहा था कि उसे एक छोटी बहन चाहिए। मां अपने पेट पर हाथ रखकर बताती है कि उसे अपनी बहन का ध्यान रखना होगा। 10 महीने बाद डेल अपनी नवजात बहन के पास लेटा है और उसे देखकर मंत्रमुग्ध है। मां उसे गोद में लेने को कहती है और डेल सावधानी से बहन को पकड़ता है। उसे लगता है कि वो हल्की है, लेकिन बहुत भारी भी है। पिता मुस्कुराकर कहते हैं कि यही जीवन का भार है और इसे कभी मत भूलना। फिर वे कहते हैं कि अब अगला पार्ट शुरू करने का समय है। मास्टर सिया इंतजार कर रही है। बर्फीले मैदान में सिया कहती है कि आज असली कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी। डेल नर्वस होकर पूछता है कि क्या उसे पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। सिया कहती है हाँ। वो जटिल आइस मैजिक सर्कल बनाता है। सिया विशाल आइस प्रोजेक्टाइल छोड़ती है और उसकी शुरुआती आइस अटैक को तोड़ देती है। वो कहती है कि उसका वार बहुत धीमा था। डेल जल्दी से बैरियर बनाता है और बर्फीली लहर को रोकता है। उसकी बाह पर आइस आर्मर बन जाता है। सिया उसकी तारीफ करती है कि उसने इतने कम समय में आर्मर बना लिया। डेल एक विशाल आइस वॉल खड़ी करता है। सिया हैरान रह जाती है कि उसने लड़ाई के बीच इतनी मजबूत दीवार बना दी। वो सोचती है कि शायद वो समय खरीद रहा है। तभी डेल दीवार पर फ्रॉस्ट एक्सप्लोजन लगाता है और उसे ग्रेनेड की तरह डेटोनेट करता है। दीवार धमाकों में बदल जाती है और सिया को घेर लेती है। धुआं छंटने पर डेल डर जाता है कि उसकी मास्टर टूट गई है, लेकिन असली सिया उसके पास आकर हंसती है और कहती है कि उसने उन्हें चौंका दिया। उनके गाल पर खून बह रहा होता है। डेल माफी मांगता है, लेकिन सिया कहती है कि वो खुश है क्योंकि उसने पूरी ताकत से हमला किया। यही भरोसा उन्हें गर्व दिलाता है। वो कहती है कि एक प्रशिक्षक के रूप में उसे इससे ज्यादा खुशी किसी चीज से नहीं मिलती और डेल को उत्कृष्ट छात्र कहती है। जब वो पूछती है कि उसने ऐसा स्पेल फॉर्मूला कैसे बनाया, तो डेल उसकी शिक्षा का श्रेय देता है। सफिया चुपचाप मुस्कुराती है और उसके शब्दों से भावुक हो जाती है। बाद में वो ड्यूक सैक्सन के सामने गाल पर पट्टी लगाए आती है और डेल उसका नाम पुकारता है। ड्यूक उससे घाव के बारे में पूछता है और वो बताती है कि ये उसे डेल को प्रशिक्षित करते समय मिला, क्योंकि उसका फॉर्मूला बेहद तेज था। ड्यूक स्वीकार करता है कि वो सफिया का अपने बेटे के लिए किए गए कार्यों के लिए बहुत ऋणी है। वो जवाब देती है कि इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को सिखाना उसका आनंद है और ड्यूक पूछता है कि क्या वो एक और अनुरोध कर सकता है। सिया उसे अनुरोध बताने के लिए आमंत्रित करती है। वो कहता है कि उनके क्षेत्र में ऑक्स के प्रवेश की रिपोर्ट आई है, लेकिन एक छोटी घुड़सवार सेना आसानी से उनसे निपट सकती है। हालांकि वो घोषणा करता है कि वो डेल को इस युद्ध में भेजने की योजना बना रहा है, जिससे सिया चौंक जाती है। वो विरोध करती है कि युवा मास्टर डेल तैयार नहीं है। ड्यूक उत्तर देता है कि डेल को अग्रिम पंक्ति में नहीं रखा जाएगा। वो आगे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, क्षेत्र की रक्षा हाउस सैक्सन का कर्तव्य है। वो जोर देता है कि ड्यूक के उत्तराधिकारी के रूप में डेल को इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उसका बेटा इससे मुक्त नहीं हो सकता। सिया घबराकर पूछती है कि वो उससे क्या चाहता है। ड्यूक कहता है कि वो डेल को अपना आर्टिफैक्ट सौंपने की योजना बना रहा है। वो सफिया से कहता है कि डेल को तब तक मार्गदर्शन करे
जब तक वो आर्टिफैक्ट की शक्ति को नियंत्रित करना नहीं सीख लेता। वर्णन बताता है कि आर्टिफैक्ट एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति वाला वस्तु होता है जो मना या कभी कभी उपयोगकर्ता का जीवन भी भुगतान के रूप में मांगता है। ये आगे बताता है कि जितना शक्तिशाली आर्टिफैक्ट होता है उतना ही खतरनाक और अनियंत्रित हो जाता है, कभी कभी अपने उपयोगकर्ता को भी मार देता है। वर्णन नोट करता है कि हाउस सैक्सन लंबे समय से ऐसी शक्तियों को संभालने में निपुण रहा है, क्योंकि डेल उसके पिता और सेफिल परिवार के आर्टिफैक्ट वॉल्ट की ओर चलते हैं। वहां खड़े होकर ड्यूक डेल से कहता है कि उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसे भी आने वाले युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। डेल वास्तविक युद्ध की संभावना पर उत्साहित अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया करता है, उत्सुकता से सोचता है कि आखिरकार ये हो रहा है। उसका पिता पुष्टि करता है कि डेल उस बल में शामिल होगा जिसे ऑर्क सेना का सफाया करने का कार्य सौंपा गया है। फिर ड्यूक कहता है कि उससे पहले उन्हें कुछ करना होगा। वो वॉल्ट में समझाता है कि डेल को पहले उनके परिवार की अंधेरी शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। डेल आर्टिफैक्ट्स को देखकर विस्मय में भर जाता है। ड्यूक उसे डेमन किंग आर्टिफैक्ट्स दिखाता है जिन्हें उनका घर संरक्षित करता है, वे अवशेष जो उनके पूर्वजों ने डेमन किंग के क्षेत्र को जीतते समय लिए थे। वो डेल को चेतावनी देता है कि इन अवशेषों की तुलना कभी साधारण आर्टिफैक्ट से न करें, और डेल उनकी तीव्र मना को महसूस करता है। ड्यूक पुष्टि करता है कि प्रत्येक में अपार खतरनाक शक्ति होती है और आदेश देता है कि डेल तब तक किसी चीज को न छुए जब तक वो ऐसी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। कुछ ही क्षणों बाद वो और सिफिया महसूस करते हैं कि डेल गायब हो गया है और उसका नाम पुकारते हैं। ड्यूक जोर से सोचता है कि लड़का कहां चला गया, क्योंकि डेल आर्टिफैक्ट्स की ओर फिसल जाता है। थोड़ी देर पहले डेल उनसे अलग हो गया था, सोचते हुए कि उसे ऐसा आर्टिफैक्ट ढूंढना होगा जो वास्तव में उसके लिए उपयुक्त हो। एक अंधेरी ढाल जैसी आर्टिफैक्ट डेल से बात करती है, दावा करती है कि वो उसकी बदले की इच्छा और उसके दिल में नफरत को महसूस कर सकती है। अन्य दुष्ट आर्टिफैक्ट्स प्रलोभन फुसफुसाते हैं, डेल को चुनने और उन्हें पहनने के लिए उकसाते हैं ताकि वे मिलकर उसके दुश्मनों को मार सकें और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। डेल समझता है कि ये अंधेरे आर्टिफैक्ट सीधे उसकी बची हुई नाराजगी से जुड़ रहे हैं। डेल तय करता है कि उसकी वर्तमान शक्ति अपर्याप्त है और वो कुछ और मजबूत प्राप्त करने का संकल्प करता है। वॉल्ट में खोजते समय डेल देखता है कि उसके पास एक रहस्यमयी चोगा प्रकट हुआ है। उसे देखते ही डेल समझता है कि यह प्रसिद्ध शैरो क्लोक है। वर्णन बताता है कि नायकों के युग में ड्यूक बेर्डा ने इस आर्टिफैक्ट का उपयोग करके छायाओं को घातक शत्रुओं के रूप में प्रकट किया था। उत्साहित होकर डेल तुरंत शैडो क्लोक पहन लेता है। उसका पिता और सिफिया आते हैं और चौंक जाते हैं जब डेल क्लोक पहने खड़ा होता है। अचानक क्लोक से निकलती अंधेरी ऊर्जा डेल को घेर लेती है। डेल खुद को एक अंधेरे आंतरिक क्षेत्र में पाता है जहां क्लोक का छाया प्राणी बार बार भूख की पुकार करता है। डेल समझता है कि यह कोई साधारण छाया नहीं है। पाठ बताता है कि पिछले धारक ने इस क्लोक से जीवित अंधकार के तूफान को नियंत्रित किया था। डेल समझता है कि इसे नियंत्रित करने के लिए उसे छाया प्राणी को पूरी तरह से अधीन करना होगा। छाया प्राणी हिंसक शक्ति से उसका विरोध करता है। डेल तनाव में प्रतिक्रिया करता है और पसीना बहाते हुए उसका सामना करता है। बाहर उसका पिता और सफिया देखते हैं कि उसके चारों ओर विशाल घूमता हुआ छाया गोला बन गया है। सिफिया चिंतित होती है और उसका पिता चेतावनी देता है कि डेल अपना मानसिक संतुलन खो सकता है और निगल लिया जा सकता है। घबराकर सिफिया हस्तक्षेप का सुझाव देती है और उसका पिता डेल को जबरदस्ती बाहर निकालने की तैयारी करता है। इससे पहले कि वे कुछ करें, छायाओं का तूफान अचानक शांत हो जाता है। भंवर समाप्त हो जाता है और डेल सुरक्षित खड़ा दिखाई देता है। डेल मुस्कुराकर अपने पिता को बताता है कि वो ठीक है और उसने क्लोक को अधीन कर लिया है। सिफिया चिंतित होकर दौड़ती है, लेकिन डेल उसे आश्वस्त करता है कि वो ठीक है। वो अपनी चिंता स्वीकार करती है, जबकि डेल इसे मामूली चुभन कहकर टाल देता है। वो सोचती है कि शक्तिशाली वयस्क भी इस आर्टिफैक्ट से संघर्ष करते थे, तो एक बच्चा कैसे सह गया। डेल फिर संकोच से अपने पिता से पूछता है कि क्या वो अन्य आर्टिफैक्ट्स भी आजमा सकता है। उसका पिता और सिफिया स्तब्ध रह जाते हैं। अंततः उसका पिता अनुमति देता है और डेल खुशी से दिन रात सैक्सन परिवार के आर्टिफैक्ट्स का परीक्षण करता है। कुछ दिनों बाद प्रशिक्षण मैदान में एक नाइट डेल को शैडो क्लोक पहने देखता है और पूछता है कि क्या ये वही आर्टिफैक्ट है। डेल सहजता से पुष्टि करता है। नाइट चेतावनी देता है कि इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन डेल कहता है कि उसे केवल हल्की चुभन महसूस होती है। नाइट को यह दिलचस्प लगता है और मजाक करता है कि शायद क्लोक अकेला था। डेल बताता है कि छाया ने उसे देखते ही उससे चिपक लिया था। वो सुझाव देता है कि शायद प्राणी उसका मित्र बनना चाहता है। नाइट हंसता है कि डेल बहुत दयालु है, जबकि छाया खेलते हुए उसकी टांग पर काटती है। डेल हेलमेट को धन्यवाद देता है और उसके साथ चलता है। डेल उसे एक गंभीर स्पैरिंग मैच का अनुरोध करता है। हेलमेट प्रसन्न होकर तलवार निकालता है और वादा करता है कि वो डेल को उचित मुकाबला देगा। डेल आकलन करता है कि महाद्वीप के साथ तलवार मास्टर्स में से एक से द्वंद्व करना कठिन है। हेलमेट कहता है कि डरना मत और केवल बुनियादी तलवारबाजी से लड़ेगा। डेल सोचता है कि वो आसान लेगा, लेकिन तय करता है कि उसका असली उद्देश्य शैडो क्लोक का अभ्यास करना है। डेल हमला करता है, जिसे शैडो ब्लेड रश कहते हैं। हेलमेट अपनी तलवार से उसे काट देता है। डेल चकित होता है कि उसने केवल शक्ति से तकनीक तोड़ दी। हेलमेट हंसता है और डेल की प्रशंसा करता है। वो फिर गंभीरता से हमला करता है।
डेल छायाओं को फैलाकर बचता है और हेलमेट को समायोजित करना पड़ता है। छायाओं से नुकीले कांटे निकलते हैं। हेलमेट इसे दिलचस्प कहता है। डेल फिर छाया ब्लेड से हमला करता है। हेलमेट एक विशाल वार करता है जो छायाओं को चीर देता है। डेल छाया को संकुचित कर वार को रोकता है। उनकी भिड़ंत जमीन को फाड़ देती है। हेलमेट चकित होता है कि डेल ने इतना शक्तिशाली वार रोक लिया। डेल निष्कर्ष निकालता है कि यह दिखाता है कि शीर्ष आर्टिफैक्ट्स कितने अलग होते हैं। हेलमेट उत्साहित होकर कहता है कि वे 10 और राउंड लड़े। अन्य नाइट्स फुसफुसाते हैं कि उन्होंने कभी हेलमेट के साथ 2 से अधिक राउंड नहीं झेले। डेल उनकी प्रतिक्रिया पर विचार करता है। कुछ दिनों बाद तैनाती के दिन उसकी मां उससे मिलती है और कहती है कि वो उसके पिता से फिर बात करेगी। वो कहती है कि उसे इतने खतरनाक स्थान पर भेजना सहन नहीं होता। डेल उसे सांत्वना देता है कि उसके पिता और हेलमेट उसके साथ होंगे। वो कहती है कि अगर वो घायल हो गया तो क्या होगा। डेल कहता है कि उसे मजबूत होना होगा ताकि एक दिन ड्यूक का भार उठा सके। वो जोड़ता है कि उसे शक्ति चाहिए ताकि वो उसके पिता और लीसा की रक्षा कर सके। वो विनती करता है कि उसे इतना मजबूत बनने दिया जाए। उसकी मां भावुक होकर सहमत होती है। वो उसे गर्मजोशी से विदा करती है। डेल घोड़े पर सवार होकर आश्वासन देता है कि वो जल्द लौटेगा। सुबह अस्थायी बेस पर सैक्सन सेना घोड़ों पर इकट्ठा होती है। ड्यूक आदेश देता है कि डेल उसकी जगह मार्च का आदेश दे। डेल चकित होता है। ड्यूक समझाता है कि प्रसिद्ध ब्लैक कैवलरी एक दिन डेल की होगी। वो जोर देता है कि ये नाइट्स डेल के अधीनस्थ है। वर्णन बताता है कि ये नाइट्स डेल के हैं न कि हैसम के। डेल सोचता है कि ये उसकी पहली लड़ाई होगी और परिणाम अलग होना चाहिए। वो आगे बढ़कर आदेश देता है कि समय आ गया है। वो हाउस सैक्सन की तलवारों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। नाइट्स उत्साह से स्वीकार करते हैं। घुड़सवार सेना बर्फीले मैदान पर दौड़ती है। डेल 250 घुड़सवारों का नेतृत्व करता है। वर्णन जोड़ता है कि व्हाइट माउंटेन से एलिट विंटर वार्डन्स भी भाग लेंगे। उनका उद्देश्य लगभग 1000 ऑक्स को समाप्त करना है। ड्यूक बताता है कि ऑक्स पहाड़ों को पार कर सैक्सन नदी का अनुसरण कर रहे हैं। योजना है कि पहले नीचे की ओर पार करें और घात लगाएं। वो कहता है कि इतनी गहरी नदी को 250 लोग जल्दी पार करने का केवल एक तरीका है। सिफिया आगे आती है और बर्फ का पुल बनाने का प्रस्ताव देती है। डेल खुशी से उसका स्वागत करता है। कॉपिया एक विशाल मंत्र डालती है और चौड़ा पुल जमा देती है। वो कहती है कि अब सेना पार कर सकती है। वो ड्यूक को विजय की शुभकामना देती है और ड्यूक उसका धन्यवाद करता है। डेल अपने गुरु से कहता है कि वो सेना के साथ जा रहा है। सिफिया चुपचाप उसे जाते हुए देखती है। मुस्कुराकर वो सोचती है कि ये अजीब है कि एक छात्र अपने गुरु को इतना चिंतित करता है। थोड़ी देर बाद दृश्य ऑक बेस पर जाता है। छिपे हुए वार्डन्स जलते तीर छोड़ते हैं। तीर ऑक टेंट्स पर गिरते हैं और सब जल उठता है। कई ऑक्स गिर जाते हैं जबकि एक नेता आग में उठता है। हेलमेट आदेश देता है कि घुड़सवार सेना वेज फॉर्मेशन बनाए। नाइट्स भाले झुकाकर आगे बढ़ते हैं। हेलमेट ऊपर से डेल से पूछता है कि वो चार्ज के बारे में क्या सोचता है। डेल गति और प्रभाव का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि लड़ाई एकतरफा है। उसका पिता कहता है कि यही उनकी कैवलरी का एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ा जाता है और सभी यूनिट्स को पीछे हटने का आदेश दिया जाता है। घुड़सवार सेना जलते हुए कैंप से पीछे हटती है। उनके खुर अंगारे और राख उड़ाते हैं। भ्रमित ऑक्स देखते हैं कि नाइट्स पीछे हट रहे हैं। इंसानों की मंशा को समझ नहीं पाते। उनके नेता गुस्से में गुर्राते हैं और जवाबी तैयारी करते हैं। एक नाइट ऑक लाइन के पास सवार होता है ताकि पीछे हटने वालों को कवर कर सके। ऑक्स पीछे हटते सवारों पर भाले फेंकते हैं। एक भाला एक नाइट को लगता है, उसे घोड़े से गिरा देता है और बुरी तरह घायल कर देता है। डेल स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। उसे पता है कि नाइट खतरे में है। हेलमेट की रिपोर्ट सुनकर कि एक नाइट गिर चुका है, डेल सोचता है कि क्या उन्होंने उसे पहले ही मरने के लिए छोड़ दिया है। वर्णन बताता है कि हाउस सैक्सन की एक गर्वित तलवार अब दुश्मन के सामने पड़ी है और एक ऑर्क उस पर झपट रहा है। डेल अपने पिता और हेलमेट की ओर मुड़कर पूछता है कि वे सिर्फ देख क्यों रहे हैं। दोनों चुप रहते हैं, जोखिम और विकल्प तौलते हुए। डेल गणना करता है कि अगर वो सामान्य तरीके से घोड़े पर उतरेगा तो देर हो जाएगी। इस दूरी से उसे ऑर्क की मोटी खाल को एक ही वार में भेदना होगा। वो अपने आइस बोल्ट मंत्र को संशोधित करता है, उसमें स्नाइपिंग और बैलिस्टिक सूत्र जोड़कर उसे स्थिर करता है। वो इसे एक शक्तिशाली मैग्नम राउंड की तरह तैयार करता है। जादुई वृत्त घूमते हैं और डेल ध्यान से निशाना साधता है। नीचे ऑक घायल नाइट पर झपटता है। समय खत्म हो रहा है। डेल फायर करता है और ऊपर से बर्फ की किरण ऑर्क को भेद देती है। दूर से उसका पिता हैरान होकर कहता है कि डेल ने इतनी दूरी से सटीक निशाना लगाया। डेल घोड़े को युद्ध भूमि की ओर दौड़ाता है। हेलमेट पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, पर ड्यूक उसे रोकता है और कहता है कि डेल को करने दो। एक नाइट आश्चर्य करता है कि इतना युवा लड़का अपनी विनाशकारी जादू खुद बना चुका है। डेल जमीन पर उतरता है और देखता है कि ऑर्क नेता आगे बढ़ रहा है। वो दो समस्याएं पहचानता है। पहली, उसका शरीर पहले गिरते समय डर से जम गया था। दूसरी, उसका मूल मंत्र बहुत जटिल है। वो सोचता है कि जादू को बीजगणितीय समीकरणों की तरह सरल करना होगा। वो नए मंत्र का नाम आइस 98 मैग्नम सोचता है, फिर उसे छोटा करके आइस बुलेट रखता है। घायल नाइट पर एक और ऑक झपटता है। डेल का आइस बुलेट सीधे ऑर्क के सिर को भेद देता है। नाइट हैरान होकर पूछता है कि डेल ने उसके लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाली।
डेल उतरकर उसके पास आता है और कहता है कि हाउस सैक्सन कभी वफादार तलवार को नहीं छोड़ता। नाइट भावुक होकर उसे धन्यवाद देता है। ऑर्क योद्धा गरजते हुए हमला करते हैं। डेल शैडो ब्लेड कौशल छोड़ता है। अंधेरे की धारें ऑर्क्स को चीर देती है। ऑर्क नेता का सिर कट जाता है। आखिरी ऑर्क डर से कांपता है। डेल उससे पूछता है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है और फिर आइस बुलेट से उसे खत्म कर देता है। डेल घायल नाइट को गोद में उठाकर बाहर लाता है और बाकी सफाई का काम हेलमेट और उसकी घुड़सवार सेना को सौंप देता है। सैनिक हाउस सैक्सन और यंग मास्टर डेल के लिए नारे लगाते हुए दौड़ पड़ते हैं। बेस पर लौटकर सैनिक रिपोर्ट देते हैं कि ऑक्स का सफाया हो गया है। ड्यूक डेल को बुलाकर सख्ती से पूछता है कि उसने अकेले दुश्मन की पंक्तियों में क्यों घुसपैठ की। डेल घबराकर सोचता है कि उसे क्यों डांटा जा रहा है। वो कहता है कि उसने वही किया जो भविष्य में हाउस सैक्सन का नेता करने वाला है। ड्यूक उसकी दलील को कमजोर कहकर खारिज करता है। डेल पूछता है कि उसके पिता ने अपने नाइट को क्यों मरने दिया। ड्यूक समझाता है कि उत्तरी सीमा पर नाइट्स बिना बचाव की उम्मीद के लड़ते हैं। डेल कहता है कि उसे फिर भी उम्मीद थी कि उसके पिता वफादार नाइट को बचाएंगे। ड्यूक उसे डांटता है कि अगर योद्धा सोचने लगे कि कोई उन्हें बचाएगा तो वे युद्ध भूमि पर टिक नहीं पाएंगे। वो पूछता है कि ऐसे कितने नाइट्स जीवित रह पाए। वो बात को दबाते हुए पूछता है कि ऐसे डिपेंडेंट नाइट्स आखिर लंबा कैसे जी सकते हैं। ड्यूक समझाता है कि सैक्सन नाइट्स को लगातार थ्रेट्स के खिलाफ खुद को शार्पन करना पड़ता है और तभी जब वे सच में अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं तो वो खुद हस्तक्षेप करेगा। डेल अंदर ही अंदर मान लेता है कि उसके पिता की लॉजिक अटल है, कुछ ऐसा जो वो अपनी प्रीवियस लाइफ में भी जानता था पर भूल गया था। वो हैरान होता है जब उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। डेल रुकता है। ड्यूक डेल की विल की तारीफ करता है और कहता है कि कभी उस स्पिरिट को मत खोना जिसे डेल स्वीकार करता है। बाद में डेल धूप से अपनी आंखें ढकता है जब टेंट की बात खत्म होती है। उसके पिता टेंट फ्लैप खोलते हैं और कहते हैं कि कैसल लौट चले। युवा ड्यूकल एयर की खबर, जिसने एक नाइट को बचाने के लिए ऑक्स में चार्ज किया, तेजी से एम्पायर में गॉसिप बन जाती है। बार्ड्स कहानी को एग्जैजरेट करते हैं कि उसने अकेले ही 1000 ऑक्स मार दिए और टेल वाइल्ड फायर की तरह फैलती है। हालांकि डेल को ये रूमर्स शर्मनाक लगते हैं। इंसिडेंट पूरे डची को ऊर्जा देता है। कुछ दिन बाद ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर नाइट्स उत्साह से यंग मास्टर डेल का सम्मान करते हैं। फ्लस्टर्ड डेल कहता है कि ऐसी फॉर्मेलिटी जरूरी नहीं। हेलमेट डेल को अर्ज करता है कि वो अपने यंग मास्टर होने पर गर्व करे। हेलमेट नाइट्स को डेल के फ्यूचर के लिए और स्ट्रांग बनने को रैली करता है और वे उत्साह से जवाब देते हैं। उनके जील को देखते हुए डेल सोचता है कि वे कितने पैशनेट है। तभी एक मेड उसे बुलाती है। मेड डेल और हेलमेट को बताती है कि हाउस ऑरहर्ट से गेस्ट्स आए हैं। हेलमेट मेड ईव को धन्यवाद देता है और डेल से पूछता है कि क्या उन्हें गेस्ट से मिलने जाना चाहिए। डेल सोचता है कि एक स्पेशल विजिटर आ रहा है। नैरेटिव मार्शल हाउस ऑरहर्ट और उसके फॉर्मर हेड बार्डल द डिवाइन स्वॉर्ड का परिचय देता है, जो फॉलन टूटोनिया किंगडम का प्रसिद्ध नोबल था। कहानी बताती है कि एम्पायर के यूनिफिकेशन वॉर ने किंगडम और डिवाइन स्वॉर्ड दोनों को हाउस ऑरहर्ट के साथ नष्ट कर दिया। डेल हेलमेट के एक्सप्रेशन में बदलाव देखता है, अनुमान लगाता है कि वह डिवाइन स्वॉर्ड को याद कर रहा है जिसने उसे नाइटहुड में लाया था। डेल चिंतित होता है कि यह मीटिंग अनकंफर्टेबल हो सकती है। थ्रोन रूम में डेल अपने पेरेंट्स का अभिवादन करता है, जो नोट करते हैं कि वो फिर ट्रेनिंग कर रहा है। एक सर्वेंट गेस्ट्स के आगमन की घोषणा करता है और डेल का पिता उसे और हेलमेट को उन्हें सम्मानपूर्वक एस्कॉर्ट करने का आदेश देता है। डेल अप्रोचिंग वनेस ऑरहर्ट और उसकी दृढ़ बेटी को देखता है। प्रभावित होता है कि लड़की बिना अटेंडेंस के आई। वनेस ड्यूक सैक्सन को हाउस ऑरहर्ट की ओर से फॉर्मली ग्रीट करती है और ड्यूक उसका स्वागत करता है। वनेस अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी करती है। वो अपनी बेटी शार्लेट ऑरहर्ट को प्रस्तुत करती है, जो टेंस दिखती है और अपनी मां को पुकारती है। डेल चिंतित होता है कि शार्लेट क्या कहना चाहती है। शार्लेट गुस्से में पूछती है कि उसकी मां इन नोबल्स को क्यों झुक रही है, जिससे वनेस शॉक हो जाती है। ड्यूक स्थिति को स्मूथ करने की कोशिश करता है और कहता है वनेस ने यहां आने के लिए बहुत सहा है। वो डेल से लेडी शार्लेट को कैसल घुमाने को कहता है और डेल सहमत होता है। डेल पोलाइटली शार्लेट को टूर शुरू करने के लिए हाथ बढ़ाता है। स्टार्टल्ड शार्लेट चिल्लाने लगती है कि वो पास ना आए। वो पीछे हटती है और डेल को छूने से मना करती है। डेल उसकी एक्सट्रीम रिएक्शन से कंफ्यूज होता है। डेल के पेरेंट्स और बेबी सिबलिंग आउटबर्स्ट देखकर अलार्म होते हैं। शार्लेट पीछे हटती है, अपनी प्रतिक्रिया से खुद शेकन। वनेस उसे इंपीरियल नोबल्स का अपमान करने के लिए शेमलेस कहती है और डेल से माफी मांगने का आदेश देती है। शार्लेट गुस्से से टंग क्लिक करती है और उनसे मुंह मोड़ लेती है। वो हॉल से बाहर भाग जाती है और कोई उसे रोकने के लिए पुकारता है। वनेस अकेली लौटती है और ड्यूक कपल से माफी मांगती है, समझाती है कि हाल की घटनाओं ने शार्लेट को इमोशनली अनस्टेबल बना दिया है। डचेस पूछती है कि लड़की के साथ क्या हुआ। वनेस अपनी कहानी शुरू करती है, बताती है कि काउंट ब्रैंडनबर्ग, नया इंपीरियल ओवरसियर, हाल ही में उनके क्षेत्र में नियुक्त हुआ है।
वो उसे एम्पायर का प्रसिद्ध होली नाइट बताती है, जिसे उसके व्यवहार के कारण पिग किंग भी कहा जाता है। रूमर्स कहते हैं कि ये आदमी गिफ्टेड एयर पैदा करने की कोशिश करता है, किसी भी स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन पर फोर्स करके, चाहे उनकी इच्छा हो या न हो। वनेस बताती है कि उसने उसकी अनरिच बेटी को भी इस उद्देश्य से टारगेट किया। एक मेमोरी दिखाती है कि उसका प्रेडेटरी हैंड यंग शार्लेट की ओर बढ़ रहा है, जिसने अपनी स्वॉर्ड से रेजिस्ट किया। वनेस कहती है कि शार्लेट मुश्किल से उसकी पकड़ से बची, पर इंसिडेंट का टेरर अब भी बना हुआ है। वनेस घोषणा करती है कि वो अपनी बेटी की रक्षा करना चाहती है। एक फॉलन नोबल होने के नाते जिसके पास कम पावर है, वो ड्यूक से शार्लेट को हाउस सैक्सन की मेड के रूप में स्वीकार करने की विनती करती है। वो आशा करती है कि इससे ब्रैंडनबर्ग कभी शार्लेट को छू नहीं पाएगा। बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर शार्लेट अकेली ब्रूडिंग करती है, जबकि डेल उसके पास आता है। वो झल्लाकर कहती है कि उसे परवाह नहीं कि वो कहाँ जा रही है, जबकि डेल सोचता है कि उसने ट्रेनिंग ग्राउंड्स क्यों चुना। डेल पूछता है कि उसका हाथ ठीक है या नहीं जब उसने पहले उसे स्ट्राइक किया था। उसे आश्वस्त करता है कि वो ठीक है। शार्लेट बड़बड़ाती है कि ये अच्छा है, जबकि डेल नोट करता है कि वो अब भी अपसेट है और अंदर से बस एक चाइल्ड है। शार्लेट अपनी ऑरा एक्टिवेट करती है और गंभीरता से लड़ने की तैयारी करती है। वो डेल की ओर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करती है और मैच की मांग करती है। वो डेल ऑफ हाउस सैक्सन को अपनी स्वॉर्ड निकालने को कहती है। डेल हैरान होता है, सोचते हुए कि वो पूरी तरह अपनी विम्स पर एक्ट कर रही है। बर्फीले मैदान में खड़ी शार्लेट फिर से डेल को लड़ने का आदेश देती है। डेल कारण पूछता है तो वो कहती है कि उसने उसके बारे में कई अफवाहें सुनी है। वो उस कहानी का जिक्र करती है जिसमें एक विलक्षण योद्धा ने एक शूरवीर को बचाने के लिए 1000 ऑक्स का सहार किया था, जिस पर डेल भीतर ही भीतर झेम जाता है। शार्लेट संकल्प लेती है कि वो अजय माने जाने वाले डेल को हराकर साबित करेगी कि वो अधिक शक्तिशाली है। फिर वो घोषणा करती है कि वो अपने घर को ब्रैंडनबर्ग से बचाएगी। उसका असली लक्ष्य है काउंट ब्रैंडनबर्ग, पवित्र तलवारधारी। डेल भीतर से पहचानता है कि ब्रैंडनबर्ग वही साम्राज्य का कुत्ता है जिसने पिछले जीवन में उसे धोखा दिया था। डेल सोचता है कि चूंकि उनका दुश्मन एक ही है, शार्लेट एक मूल्यवान साथी बन सकती है, लेकिन पहले उसे वास्तविकता दिखानी होगी। डेल शांति से अभ्यास तलवारों की ओर बढ़ता है, जिसे देखकर शार्लेट उलझन में पड़ जाती है। लकड़ी की तलवार उठाकर डेल कहता है कि वो अभी भी केवल एक बच्ची है जो कुछ नहीं जानती। वो उसे आमंत्रित करता है कि पूरी ताकत से हमला करे। शार्लेट जवाब देती है कि वो पहले से ही पूरी ताकत लगाने वाली थी। वो हरे आभा से भरी एक शक्तिशाली वार करती है। डेल उसका वार रोकता है और तलवारें टकराती है। शार्लेट लगातार आभा से भरे वार करती रहती है, पर डेल हर वार को स्थिरता से रोकता है। डेल विश्लेषण करता है कि वो सटीक प्रत्याक्रमण कर रही है और भारी रैपियर को संभालने के लिए हल्की आभा का प्रयोग कर रही है। वो आभा की तुलना जादूगर की मना से करता है। देखता है कि शार्लेट अपने हृदय के चक्र से शक्ति उत्पन्न कर रही है। वो समझता है कि शूरवीर आभा संचित कर मानव सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और शार्लेट यही कर रही है। डेल निष्कर्ष निकालता है कि शार्लेट पूरी तरह से एक शूरवीर है। शार्लेट फिर से आभा संचित कर वार करती है। प्रकाश की लहरें मैदान में भर जाती है। उसे लगता है कि अब वो बढ़त पा चुकी है। फ्लैशबैक में दिखता है कि शार्लेट बिना पिता के बड़ी हुई और उसकी मां ने उसे दिव्य तलवार की कहानियां सुनाई। उसने कठिन प्रशिक्षण लिया और कभी हार नहीं मानी। अब वो सोचती है कि उसकी सारी मेहनत इस लड़के के सामने क्यों बेकार हो रही है। डेल उसके वारों को काटता रहता है। शार्लेट हताश होकर फिर से हमला करती है। वो गरजती है और तलवार नीचे लाती है, पर डेल शांत भाव से उसका वार रोकता है और एक साफ शक्तिशाली प्रत्याक्रमण करता है। उसकी ताकत से शार्लेट पीछे हट जाती है और उसकी तलवार जमीन में धंस जाती है। शार्लेट चिल्लाती है कि वो दिव्य तलवार की बेटी है, पर हार जाती है। डेल कहता है कि वो दिव्य तलवार स्वयं नहीं है। उसका गर्व गलत नहीं है, पर वर्तमान स्थिति में वो ब्रैंडनबर्ग से अपने घर की रक्षा नहीं कर सकती। शार्लेट कांपते हुए पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। डेल मुड़कर घोषणा करता है कि वो हाउस सैक्सन का डेल हाउस ऑरहार्ट का रक्षक बनेगा। शार्लेट आंसुओं से स्तब्ध हो जाती है। डेल वादा करता है कि जब तक वो स्वयं ब्रैंडनबर्ग को हराने योग्य नहीं बन जाती, वो और हाउस सैक्सन उसकी ढाल रहेंगे। शार्लेट पूछती है कि वो ऐसा क्यों करेगा। डेल कहता है कि उसकी तलवार योग्य है। फिर वो उससे शपथ लेने को कहता है कि वो उसके और हाउस सैक्सन की तलवार बनेगी। शार्लेट मुस्कुराते हुए आंसुओं में स्वीकार करती है और घुटनों पर बैठकर शूरवीर की शपथ लेती है। डेल सोचता है कि भले ही ये बचकाना लगे, पर उनकी प्रतिज्ञा एक गंभीर वचन है। बाद में डेल ड्यूक के कार्यालय में रिपोर्ट करता है कि वनेसा ऑरहार्ट के अनुरोध पर शार्लेट हाउस सैक्सन की नौकरानी बन गई है। ड्यूक आश्चर्य करता है और पूछता है कि उनके बीच क्या हुआ। डेल कहता है कि उन्होंने एक वचन लिया। ड्यूक समझता है कि डेल एक नई दिव्य तलवार चाहता है। इस बीच एक षड्यंत्रकारी प्रसन्न होता है कि दिव्य तलवार की अंतिम वंशज अब उनके क्षेत्र में है। राजधानी मालबर्ग में एक कुलीन क्रोध में फट पड़ता है कि उसकी योजना असफल रही। वो पवित्र तलवार दुरंडल को छूकर पुराने गौरव को याद करता है और शार्लेट को पकड़ने का आदेश देता है।
एक सप्ताह बाद शार्लेट हाउस एक्शन में ढल जाती है। वो कठोर प्रशिक्षण लेती है और रोज डेल के साथ अभ्यास करती है। उनके प्रशिक्षक हेलमेट उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं कि उनकी लड़ाई बच्चों जैसी नहीं बल्कि असली योद्धाओं जैसी है। डेल चादर का प्रयोग कर शार्लेट की दृष्टि रोकता है और भीतर घुस जाता है। हेलमेट वार रोककर मुकाबला समाप्त करता है। शार्लेट पूछती है कि उसमें क्या कमी है। हेलमेट बताता है कि रैपियर का सार थ्रस्ट नहीं बल्कि फुटवर्क है। उसे दूरी बनानी चाहिए थी। वो समझाता है कि हाथ ज्यादा बढ़ाने से तलवार कांपती है और सटीकता घटती है। अंत में कहता है कि उसे अपनी नींव फिर से बनानी होगी। ये सुनकर शार्लेट स्तब्ध रह जाती है। वो उसे बताता है कि उसकी मुद्रा और फुटवर्क बहुत भद्दे हैं क्योंकि उसे कभी सही शिक्षक नहीं मिला और वो उसकी अजीब थ्रस्टिंग मुद्रा को सुधार देगा। शार्लेट शर्म से भरे विरोध में फट पड़ती है जबकि डेल हंसता है और हेलमेट जोर से ठहाका लगाता है। हेलमेट मानता है कि वो मजाक कर रहा था क्योंकि वो प्यारी लग रही थी। डेल मन ही मन ठानता है कि उसे और कठिन प्रशिक्षण लेना होगा क्योंकि हेलमेट जैसे कठोर गुरु के अधीन शार्लेट जल्द ही उसे पकड़ सकती है। वर्णनकर्ता समझाता है कि मना सर्कल बनाना सामान्यतः दशकों लेता है। पहले हृदय में मना को महसूस करना होता है, फिर उसके प्रवाह को स्थिर करना और अंत में उसे एक वलय के रूप में अंकित करना होता है। डेल का एल्फ शिक्षक चकित होता है कि उसने पहले ही दूसरा सर्कल पूरा कर लिया है, जिसे डेल शांत भाव से पुष्टि करता है। वर्णन मना सर्कल की शक्ति को आरपीएम में परिभाषित करता है। अधिकांश प्रथम सर्कल जादूगर लगभग 300 रोटेशन प्रति मिनट पर घूमते हैं। डेल नोट करता है कि उसका पहला सर्कल 2000 रोटेशन प्रति मिनट पर घूमता है और दूसरा 400 पर, जिसका अर्थ है कि वो पहले से ही तीसरा सर्कल खोलने के योग्य है। दूसरा सर्कल प्राप्त करने के बाद वो एक प्रयोग करने का निर्णय लेता है। वो अपने मौजूदा आइस बुलेट मंत्र को उन्नत करने का चुनाव करता है। वो योजना बनाता है कि अपने मंत्र की आणविक बंधनों को मजबूत करके उसका द्रव्यमान और कठोरता बढ़ाएगा। फिर उसे एक बड़े बैरल संरचना से दागेगा ताकि घुमाव और वेग बढ़ सके। वो एक पेड़ को निशाना बनाता है और नए मंत्र रूपांतर को तैयार करता है, जिसे वो आर्मर पियर्सिंग आइस बुलेट कहता है। गोली विस्फोटक ताकत से निकलती है, बर्फीले मैदान को चीरते हुए आगे बढ़ती है। विशाल बर्फीला प्रक्षेप्य लक्ष्य को भेदते हुए विनाशकारी ढंग से ड्रिल करता है। डेल उस बड़े छेद को देखता है जो पीछे रह गया है और सोचता है कि यह मंत्र इतना आसान कब हो गया और समझता है कि एक अतिरिक्त सर्कल उसे कितना अधिक शक्तिशाली बना देता है। उसकी गुरु उसकी तेज सीखने की क्षमता की प्रशंसा करती है। डेल विनम्रता से उसका श्रेय उसकी शिक्षा को देता है, जिससे वो भीतर ही भीतर भावुक हो जाती है। वो सोचती है कि चाहे ऑग से शूरवीर को बचाना हो या शार्लेट को, डेल हमेशा अपनी शक्ति का उपयोग सही कारणों के लिए करता है। उसकी शक्ति कभी कभी उसे डराती है, लेकिन साथ ही उस पर गहरा विश्वास भी दिलाती है। वो उसे स्नेहपूर्वक गले लगाती है और उसे अपना गर्वित शिष्य कहती है। डेल उसके आलिंगन में लाल हो जाता है और भीतर ही भीतर शिकायत करता है कि वो बहुत अधिक शारीरिक स्नेह दिखाती है, जिससे उसे अजीब लगता है। बाद में सुबह ड्यूकल आंगन में डेल सोचता है कि उसने उसे कितना चौंका दिया था। वो सोचता है कि क्या वो अभी भी उसे केवल एक बच्चा मानती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेता है। डेल बर्फ की दीवार को जादू से तोड़कर उसके टुकड़ों को नियंत्रित करता है। उन टुकड़ों से वो एक नई बर्फीली गोली की तकनीक बनाता है, जो 12 गेज बकशॉट जैसी दिखती है। जमी हुई गोलियां कई दिशाओं में फटकर निकलती है और जोरदार ताकत से बर्फीली जमीन पर टकराती है। डेल उन्हें कठोर सतह पर परखता है, उनके प्रभाव और नियंत्रण को देखता है। संतुष्ट होकर वो सोचता है कि अगली बार इस जादू को स्लग प्रकार की गोली में ढालकर देखेगा। प्रशिक्षण पूरा करते ही कोई उसका नाम पुकारता है। बर्फीले जंगल में शार्लेट आती है और समझती है कि डेल यही अभ्यास कर रहा था। डेल स्वीकार करता है कि वो भी यहां ट्रेनिंग करता है, जबकि शार्लेट बताती है कि वो हेलमेट से सीखी हुई फुटवर्क की ड्रिल्स कर रही थी। डेल नोट करता है कि उसे सचमुच तलवारबाजी सीखने में मजा आता है और शार्लेट शर्माते हुए मान लेती है। वो झिझकते हुए पहले की घटना का जिक्र करने की कोशिश करती है और माफी मांगती है कि उसने पहले उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अब वो उसे औपचारिक रूप से संबोधित करती है। डेल शांत स्वर में कहता है कि वो सचमुच काफी रूखी रही है, जिससे शार्लेट चौंक जाती है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है कि इस बार वो उसे माफ कर देगा। शार्लेट खुशी से पूछती है कि क्या वो सच कह रहा है, और डेल जोड़ता है कि उसे इतना औपचारिक नहीं होना चाहिए। शार्लेट प्रसन्न होकर मान जाती है। दोनों बर्फीले पेड़ों के बीच चलते हैं। डेल कहता है कि उसे यहाँ का मौसम बहुत पसंद है। ठंड उसे रात देर तक तलवार चलाने देती है बिना थके। शार्लेट चुपचाप उसकी भावना को स्वीकार करती है और सोचती है कि उसे अच्छा लगता है कि कोई और भी सर्दियों को उसी तरह पसंद करता है जैसे वो करती है। उनकी बातचीत के बीच समय तेजी से बीतता है। खिड़की से देखते हुए डेल के माता पिता कहते हैं कि उनका बेटा अब उस उम्र में पहुंच गया है और दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए उपयुक्त लगते हैं। उसकी मां तय करती है कि उन्हें इस रिश्ते पर नजर रखनी होगी
और बेटे को उसके दिल की राहत दिखानी होगी। कुछ समय बाद ड्यूक की सीमा पर डेल अपनी मां के साथ जाता है, जो झुग्गियों में रोटी और मदद बांटती है। डेल बताता है कि उसकी मां नियमित रूप से गरीबों को भोजन और काम देती है। इस साल से वो और शार्लट भी उसकी मदद करने लगे हैं। अचानक शार्लट कुछ देखती है और दौड़ पड़ती है। एक डरा हुआ लड़का उसका हाथ पकड़कर मदद की गुहार करता है। वो हकलाते हुए कहता है कि उसकी मां खतरे में है। डेल को रास्ता और लड़के का व्यवहार संदिग्ध लगता है। दौड़ते हुए वो देखता है कि छत पर एक हुड्डारी आदमी निगरानी कर रहा है। डेल पहचानता है कि वो चोरों के गिरोह का एजेंट है, जिसे शायद पवित्र तलवारबाज ने भेजा है। डेल समझ जाता है कि असली निशाना शार्लट है। लड़का एक इमारत के सामने रुकता है और कहता है कि वो अपनी मां को बाहर लाएगा। शार्लट मान जाती है, लेकिन तभी कई अजनबी लोग उन्हें घेर लेते हैं। उनका नेता कहता है कि उन्हें सिर्फ शार्लट चाहिए और डेल को चुपचाप हट जाना चाहिए। डेल गंभीरता से शपथ लेता है कि वो ऑरहार्ट की बेटी की रक्षा करेगा। चोरों का नेता उसकी शौर्य भावना का मजाक उड़ाता है और हमला करने का आदेश देता है। शार्लट फुसफुसाती है कि उसने अपनी तलवार पीछे छोड़ दी है, लेकिन डेल शांत रहकर कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही चोर हमला करते हैं, डेल की छाया क्लोक तकनीक सक्रिय हो जाती है। बैंगनी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमती है। छायाएं दुश्मनों को रोकती है और उनमें परजीवी छाया भर देती है, जो उन्हें श्रापित अर्धमृत बना देती है। एक चोर चीखते हुए छाया में समा जाता है और भयानक राक्षस बनकर उठ खड़ा होता है। बाकी चोर डरकर पीछे हटते हैं। उनका नेता हरे रंग की हत्या तकनीक से हमला करता है, लेकिन डेल की छायाएं उसे रोक देती है। गुस्से में वो सीधा डेल पर झपटता है। डेल अपनी बर्फीली गोली का नया बकशॉट जादू चलाता है। गोलियां उसके शरीर को छलनी कर देती है और एक बर्फीला धमाका उसे दूर फेंक देता है। शार्लट चिंतित होकर उसका नाम पुकारती है। पास ही छाया राक्षस बाकी चोरों को मार डालता है। घायल नेता आखिरी बार हमला करता है, लेकिन डेल की छायाएं उसे चीर देती है। डेल शार्लट का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। भागते हुए आखिरी चोर को वो बर्फीली गोली से गिरा देता है। जब वो रहम की भीख मांगता है, डेल छाया राक्षस को वापस बुला लेता है, लेकिन तभी एक चमकदार प्रोजेक्टाइल उस चोर के माथे में धंस जाता है और वह मर जाता है। डेल कहता है कि उसे उसकी जानकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। शार्लट कांपते हुए कहती है कि यही हाउस सैक्सन की असली डरावनी शक्ति है। डेल पुष्टि करता है कि यही शक्ति उसकी रक्षा करेगी। वो पूछता है कि क्या वो डर गई है। शार्लट मानती है कि थोड़ी सी, लेकिन कहती है कि ये ठीक है क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए ये शक्ति इस्तेमाल की। उस दिन की शपथ और कार्य देखकर शार्लट संकल्प लेती है कि अगर डेल का घर उसके घर की रक्षा करता है, तो वो एक दिन उसकी तलवार बनेगी। वो आभारी होकर कहती है कि डेल ने उसे भविष्य की आशा दी है। डेल और मजबूत बनने का संकल्प करता है। उसका दृढ़ निश्चय उसकी आंखों में झलकता है। वो शार्लट का हाथ बढ़ाकर पकड़ता है। उनका हाथ मिलाना गहरी अर्थवत्ता लिए होता है। दृश्य बदलता है। काउंट ब्रैंडनबर्ग अपने महल में पत्र पढ़ते हुए बड़बड़ाता है। पत्र में उसे सैक्सन डची आने का निमंत्रण दिया गया है। लेखक लिखता है कि यह ड्यूक का आदेश है और इसे ठुकराना असंभव है। यहां तक कि महान पवित्र तलवारबाज भी इस आदेश को नहीं टाल सकता। कुछ दिन बाद सैक्सन कैसल में नार्डुक विनम्रता से काउंट का स्वागत करता है। काउंट भारी कवच में असहज होकर ड्यूक के सिंहासन के सामने खड़ा था। ड्यूक ने कहा कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि काउंट इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने साधारण स्वागत के लिए क्षमा मांगी। काउंट ने उत्तर दिया कि ड्यूक के बुलावे का जवाब देने से अधिक आवश्यक कुछ नहीं हो सकता। देखता हुआ डेल सोचता है कि साम्राज्य के दूध चालाक बच्चे हैं। काउंट ने हाल ही में ड्यूक के महल में हुई अपहरण की घटना का जिक्र किया। वो घबराकर कहता है कि वो अनुमान लगा सकता है कि उसे क्यों बुलाया गया है। ड्यूक ने काले जादू का सहारा लेते हुए व्यंग्य में कहा कि साम्राज्य की तलवार जैसे काउंट नीच कार्यों में शामिल नहीं हो सकता। ड्यूक ने एक विशाल अंधकारमय तूफान छोड़ा जिसने काउंट को अभिभूत कर दिया। तूफान ने काउंट और उसके शूरवीरों को पटक दिया, जो अचानक आई शक्ति से भ्रमित थे। काउंट के अनुचर रहस्यमयी ज्वालाओं में घिर गए और घबरा गए। दया की भीख मांगते हुए सेंट मैगलिन के शूरवीर उस मंत्र का विरोध नहीं कर पाए। काउंट ने पहचाना कि यह भयानक उन्नत काला जादू है। मंत्र का नाम था एडवांस डार्क मैजिक, टेम्पेस्ट ऑफ निहिल। ड्यूक ने पवित्र तलवारबाज को घुटनों पर बैठने का आदेश दिया। काउंट ने इस कठोर कार्य का विरोध किया तो ड्यूक ने चेतावनी दी कि ध्यान से सुनो। उसने जोड़ा कि काउंट को दूसरा चेतावनी नहीं मिलेगा। काउंट ने महसूस किया कि ड्यूक उचित है, पर उसने अप्रत्याशित रूप से बहुत आगे बढ़ा दिया। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसने नहीं सोचा था कि ड्यूक इतना दबाव डालेगा।
ड्यूक ने कहा कि उसने शांति के लिए काउंट को बुलाया है, जबकि उसे घुटनों पर मजबूर किया। उसने धमकी दी कि अगर कोई फिर से सैक्सन परिवार के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा तो वो ब्रैंडेनबर्ग परिवार का सहारा कर देगा। हिलता हुआ काउंट ईमानदारी से विनती करता है कि ड्यूक इस समझौते को स्वीकार करे। ड्यूक ने शिष्टता से थके हुए काउंट को आराम और गर्माहट का निमंत्रण दिया। काउंट ने उत्तर दिया कि यद्यपि ये प्रस्ताव उदार है, परिस्थितियां उसे अधिक देर रुकने नहीं देती। ड्यूक ने इसे स्वीकार किया और आशा की कि काउंट की यात्रा सुरक्षित हो। वर्णन में कहा गया कि इस टकराव के बाद साम्राज्य का दल सैक्सन छोड़ गया। डेल ने सोचा कि उसके पिता ने काउंट ब्रैंडेनबर्ग को जो दिखाया, एक वफादार साम्राज्यिक सेवक, वो महत्वपूर्ण था। वो मुलाकात अन्य कुलीनों को शामिल करते हुए साम्राज्य को भड़काने वाली चिंगारी बनेगी। वर्णन ने आने वाले उथल पुथल को एक छोटे अंगारे से तुलना की, जो जल्द ही बड़ी आग में बदल जाएगा। भविष्यवाणी की गई कि सैक्सन को अंततः पवित्र तलवारबाज को काटना पड़ेगा। ड्यूक के कार्यालय में ड्यूक ने समझाया कि पवित्र तलवारबाज को घुटनों पर बैठाने की खबर साम्राज्य को हिला देगी। वो और एक एल्फ अधीनस्थ राक्षसों की लाशों के ढेर को देखते हैं। ड्यूक ने उसे वे चोरों की लाशें दिखाई जिन्होंने डेल पर हमला किया था। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। ये बस एक ट्रायल था। अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। मेरा टारगेट है 5 के लाइक्स और तभी मैं अगला पार्ट लेकर आऊंगा। आपकी सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और परिवार का हिस्सा बनो।